न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, ये सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लंबा रहेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं एरर या त्रुटियां क्या होती हैं। जैसे जो भी हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल जो है वो गणनाएं करते हैं, अंकी जो है वो गणनाएं करते हैं। तो ये गणना करने में जो है वो क्या क्या त्रुटि होता है, जो जो भी त्रुटि होता है, ठीक है, उसे किस प्रकार से हम लोग मतलब उसे क्या क्या नाम देंगे। ठीक है, तो ये होता है त्रुटियां। इसमें से सबसे पहला त्रुटि आता है इनहेरेंट एरर। ठीक है, इनहेरेंट एरर इसमें क्या होता है, अगर जो हम लोग को प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो समस्या या कथन जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर उसमें पूर्व से कोई त्रुटि उपस्थित है तो इसे हम लोग बोलेंगे इनहेरेंट एरर। ठीक है, एरर जो कि उस स्टेटमेंट में या उस प्रॉब्लम में पहले से हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरेंट एरर बोलेंगे। राउंडिंग ऑफ एरर, अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करने में कोई मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तब उसे हम लोग बोलेंगे राउंडिंग ऑफ एरर। क्योंकि राउंड ऑफ करने का भी जो है क्या बोलते हैं, नियम होता है। राउंड ऑफ करने का नियम आपको पता है, 0.0697 8 मतलब 5 इस टाइप से है। ठीक है, तो इसे हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अगर लास्ट में जो है वो 5 से बड़ा संख्या हो तो यहाँ पे वो +1 ऐड कर देते हैं। अगर इसमें क्या बोलते हैं 5 से कम है, तब क्या करते हैं, वो जो है अनचेंज रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते। लेकिन अगर ये 5 हो तो पहले वाला संख्या को देखते हैं। ठीक है, पहला वाला संख्या अगर विषम है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, और अगर सम है तो इसको अनचेंज रख करेंगे। ठीक है, तो ये जो है मतलब राउंडिंग ऑफ का रूल होता है। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो जाता है तो इसे हम लोग राउंडिंग ऑफ त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, ट्रंकेशन एरर, सटीक मानों के स्थान पर लगभग मानों का जो हम लोग यूज करते हैं, उसके कारण जो एरर आता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। ठीक है, कई बार जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तब उसमें हम लोग एग्जैक्ट मान ना लेके क्या करते हैं, उसका जो है लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो लेते हैं, और ये लगभग मान लेने के कारण जो है उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। ठीक है, अगर किसी राशि का जो मान है वो क्या है, एक्स है, एक्स जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, और एक्स डैश वैल्यू जो है हम लोग उपयोग किए हैं। ठीक है, उसका जो है लगभग वैल्यू जो है वो एक्स डैश जो है हम लोग उपयोग किए हैं। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, इन दोनों का धनात्मक अंतर जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो भी वैल्यू हम लोग, जो भी उसका एग्जैक्ट मान है माइनस जो भी उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट सॉरी एब्सोल्यूट एरर्स बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव एरर्स क्या होता है, या फिर इसे आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। ये क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना त्रुटि हुआ हमसे। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। एक्स माइनस एक्स डैश बाई एक्स का मॉड, ये होता है हम लोग का रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं इसको। उसके बाद परसेंटेज एरर, जो भी ये हम लोग का अपेक्षित त्रुटि है, अगर इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। यदि एक राशि x बार इस प्रकार विद्यमान है कि x माइनस एक्स डैश इज लेस देन इक्वल टू x बार, ठीक है, मतलब उसमें एरर का जो है एक मैक्सिमम वैल्यू है, x माइनस एक्स डैश जो है वो कभी भी x बार से जो है वो ज्यादा नहीं होगा, तब x बार को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा बोलते हैं। उस त्रुटि त्रुटि की जो है वो ऊपरी सीमा, मतलब इससे ज्यादा त्रुटि जो है वो नहीं हो सकता, इसे क्या बोलते हैं, त्रुटि की ऊपरी सीमा बोलते हैं, या एब्सोल्यूट एरर की माप भी बोलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं इसको। अगर ये है तो इसे अपर लिमिट, ये जो वैल्यू है इसे हम लोग अपर लिमिट या मेजर ऑफ एब्सोल्यूट एरर भी बोलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ देगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। यदि हमारे पास n अंकों की एक संख्या है और जिसमें k अंकों को जो है हटाया है, हटा मतलब उसको जो है हम लोग राउंड ऑफ कर दिए हैं, या उसको जो है वो हटा दिए हैं। ठीक है, k अंकों को अगर हटा, हम लोग के पास कितने n अंक हैं, ठीक है, उसमें से k अंक को हम लोगों ने क्या कर दिया है, हटा दिया है, तो n माइनस k अंक हम लोग के पास बचेगा। ठीक है, कि एक संख्या
बना रहे हैं, तब इस समस्या, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो निम्न प्रकार से दिया जाता है। अगर हम लोगों ने क्या किया, n जो है हम लोग के पास है और उसमें से k संख्या को हम लोग हटा दिए हैं, ठीक है, तो इसका जो एरर का जो सीमा होगा वो होगा 10 की पावर n माइनस के। ये एब्सोल्यूट एरर होता है, और ये अगर इस टाइप से हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, ठीक है, लिमिट ऑफ एरर, त्रुटि की सीमा, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट एरर की माप बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा 10 की पावर n माइनस के हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करने के लिए ये ट्रंकेशन के कारण है, ठीक है, अगर हम लोग क्या किए हैं उसमें लगभग वैल्यू लिए हैं तब जो है ये होगा, ठीक है। अगर उसको राउंड ऑफ किए हैं तो 1/2 आ जाएगा और 10 की पावर n माइनस के आ जाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर में क्या चेंज होगा, रिलेटिव एरर जो आएगा वो 10 की पावर 1 माइनस के, यहाँ पे n माइनस के था, ठीक है, ये n माइनस के है, लेकिन जब रिलेटिव एरर लेंगे तब ये जो है 10 की पावर 1 माइनस के और ये हाफ 10 की पावर 1 माइनस के, रिलेटिव एरर राउंडिंग ऑफ के लिए, और ये जो है ट्रंकेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का थोड़ा सा बेसिक था किसके बारे में, त्रुटि के बारे में, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ के देखिए। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यदि एक चर x के पदों में एक बहुपद, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो चर है x, उसके उसके पदों में जो है एक फलन f ऑफ x को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 से लेके an तक, जहाँ पे ये a0, a1, an माइनस 1 और an जो है वो क्या है, कॉफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे a0 जो है वो x की पावर n का कॉफिशिएंट है, इस टाइप से। जब एक बहुपद को शून्य के बराबर, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अब जब इस बहुपद को हम लोग 0 के बराबर रख देते हैं तब ये हम लोग का इक्वेशन बन जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल है या बहुपद है, और जब इसको हम लोग 0 के बराबर रख देंगे तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो जो समीकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलजेब्रिक समीकरण, ठीक है, बीजीय समीकरण। इसमें क्या होता है, ये जो समीकरण होते हैं वो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 0, एक्स क्यूब, एक्स की पावर n, इन सब पे जो है वो डिपेंड करते हैं। मतलब अगर ये जो फलन होता है वो इन सभी चीजों का जो है वो फलन होता है, ठीक है। जैसे कि ये इसमें एक्स की पावर n है, एक्स की पावर n माइनस 1 है, एक्स डैश है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। उसके बाद एक आता है ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या होता है, अगर किसी फलन में जो चर के लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब चीजें हो तो इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, अगर समीकरण में ये सब चीजें हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ये जो है इक्वेशन का दो टाइप है, एक है हम लोग का अलजेब्रिक इक्वेशन और एक है हम लोग का ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। अब किसी समीकरण का रूट कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग उस समीकरण को हल करें, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर रख दिए, ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तब ये जो हल इसका जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस समीकरण का मूल या रूट बोलते हैं, ठीक है। समीकरण का क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। समीकरण का रूट या मूल कहेंगे। ग्राफ में हम लोग ये जो मूल है इनको कैसे दर्शाते हैं, ग्राफ में जो है इन मूलों को या फिर इन क्या बोलते हैं, इन रूट्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे। ये जो ग्राफ है हम लोग का, ठीक है,
ये मान लेते हैं कोई ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, इस टाइप से हम लोग के पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ जहां भी एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगा, ठीक है, यही हम लोग का क्या होगा, रूट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा ये हम लोग का क्या होगा, रूट होगा, और इसी को हम लोग को निकालना रहता है। ठीक है, आगे जो मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे सभी में हम लोग ये जो क्या बोलते हैं जीरो है, इसे इसे निकालने, इसे कैसे निकालेंगे यही जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब किसी समीकरण के जो है मूल ज्ञात करने के लिए विधियां, सबसे पहला तो होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इस टाइप से जो है हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ में जहां भी हम लोग को जीरो मिलेगा वो जो है क्या बोलते हैं उस समीकरण का मूल होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड आता है, हाँ इसके बाद देखो, जब हम लोग ये अलग अलग मेथड पढ़ेंगे तब एक वर्ड आएगा रेट ऑफ कन्वर्जेंस। कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, फास्टनेस ऑफ कन्वर्जेंस इन एनी मेथड। किसी भी मेथड का यूज करके हम लोग कितनी जल्दी जो है वो आसानी तक पहुंच सकते हैं, मतलब कितने कम स्टेप में जो है वो आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस। जिसमें कम स्टेप में आंसर तक पहुंच जाएंगे वो जो मेथड होगा वो हम लोग का ज्यादा एग्जैक्ट होगा, जिसमें उसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो ज्यादा होगा। और ऐसा मेथड जिसमें हम लोग बहुत सारा पद लग रहा है हम लोग को, ठीक है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे कि उसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, वो जो है बहुत ही कम है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, फास्टनेस ऑफ कन्वर्जेंस इन एनी मेथड। कितनी तेजी से जो है उस मेथड से हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, किसी विधि द्वारा कितनी तेजी से कम पदों में मूल ज्ञात किया जा सकता है, इसे हम लोग बोलेंगे उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस। जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसे त्रुटि के पद में दिया जाता है। ठीक है, जो इरर ई होता है के पदों में जो है वो व्यक्त किया जाता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ई आई प्लस वन बटे ई आई। ठीक है, ये जो होता है इससे हम लोग को रेट ऑफ कन्वर्जेंस पता चलता है। अगर ई आई प्लस वन बटे ई आई का वैल्यू लगभग लगभग जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो कन्वर्जेंस है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है, तब ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रैखिक, और क्या बोलेंगे, स्लो बोलेंगे। ठीक है, अगर ये लगभग कांस्टेंट है, ये जो है अगर इसका पावर क्या है, वन है, यहाँ पे ई आई का पावर जो है वो वन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रैखिक या फिर स्लो। अगर उसका जो रेट ऑफ मतलब उसमें जो त्रुटि का ये है, ठीक है, ई आई प्लस ई की पावर आई पी, ये जो है लगभग कांस्टेंट है, ठीक है, ये वैल्यू, तब और क्या है, कन्वर्जेंस है, तब हम लोग बोलेंगे कि रेट जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो पी ऑर्डर का है। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्डर पी, यहाँ पे जो भी पावर रहेगा, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ये जो होते हैं ये तीव्र होते हैं, जैसे जैसे पी का वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसे कन्वर्जेंस जो है वो क्या होते जाता है, फास्टर होते जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। तो ये होता है हम लोग का रेट ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद आता है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड, इसमें बेसिकली हम लोग का जो क्या बोलते हैं, देखो बाइसेक्शन मेथड का जो सबसे बेसिक है वो क्या है, ये हम लोग का जो है एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, वही जो है वो फलन है हम लोग के पास इस टाइप। ठीक है, इस फलन के जो रूट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, एक रूट ये हो जाएगा और एक रूट ये हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट निकालते हैं, दो पॉइंट जो है वो गैस करते हैं, और वो पॉइंट क्या क्या होंगे, एक एक पॉइंट जिसके लिए जो वैल्यू है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, जिसके लिए वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक जिसके लिए वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो।
ये जो फंक्शन है ये किसका है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट लेंगे एफ ऑफ ए जिसके लिए ये जो फंक्शन हो हम लोग का क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक लेंगे जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। यानी कि ए और बी जो है दो पॉइंट मिल गया, ये हम लोग का जो पॉइंट है वो ए है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, बी है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रूट है वो कहाँ है, ये ए और बी के बीच में है, ठीक है, ए और बी के बीच में है। तब हम लोग क्या करते हैं, इन इन क्या बोलते हैं, इन दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इनके बीच का एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का कोई एक वैल्यू आएगा, जैसे इनके बीच का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 कर दिए तो हमको जो वैल्यू है वो क्या मिल गया, c मिल गया। अब जब एफ ऑफ सी निकालेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है यानी कि जो रूट है हम लोग का कहाँ पे मिला, हम लोग को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगर ये एफ ऑफ सी इक्वल टू नेगेटिव आता है, ठीक है, तब ये रूट कहाँ पे मिलेगा, इधर कहीं पे मिलेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव मिलता है तब हम लोग का जो रूट होगा वो कहाँ होगा, बी और इस पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह जो है ये पॉइंट ले लेंगे और इस तरह से जो है हम लोग इस जीरो तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। ये होता है हम लोग का बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा, ए और बी जो है दो मान ज्ञात करेंगे जिसके लिए एफ ऑफ एक्स का जो है वो विपरीत चिन्ह हो, एफ ऑफ ए इक्वल टू प्लस और एफ ऑफ बी इक्वल टू माइनस हो। तो जो प्रथम सन्निकटन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, x1 इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी, ठीक है। हाफ ए प्लस बी जो है ये हम लोग का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो है वो फलन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स का जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये एफ ऑफ x1 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है तब ए को जो है हम लोग x1 से रिप्लेस कर देंगे, और एफ ऑफ x1 का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तब हम लोग क्या करेंगे, b को जो है वो x1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये x2 नहीं है, x1 है, b को जो है वो x1 से रिप्लेस कर देंगे। ये होता है हम लोग का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x2 ज्ञात करेंगे। x2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये अगर ये वैल्यू मान लेते हैं कि जो वैल्यू है हम लोग का क्या आया है, नेगेटिव आया है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव आया है यानी कि हम लोग क्या करेंगे, b को जो है वो x1 से रिप्लेस कर देंगे। तो b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस ए बाई 2, ठीक है। ये जो है हम लोग का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। और ये जो है हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते रहेंगे, तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक xn-1 इक्वल टू xn ना आ जाए, ठीक है। जब तक दो मान जो है वो बराबर ना आ जाए तब तक कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा स्टेप लगता है। इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो लीनियर होता है और स्लो होता है, ठीक है। ई एन प्लस वन बटे ई एन का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है, ठीक है। ये जो है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। सर इसमें लीनियर होता है कन्वर्जेंस और क्या होता है, स्लो होता है। सर ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस और जो फॉर्मूला है उसमें ई एन प्लस वन है तो प्लस वन एन के साथ ऐड है कि टोटल ई एन के साथ है? एन नहीं, ये एन के साथ है, ई की पावर एन प्लस वन बटे ई की पावर एन है। हाँ मतलब ई की पावर नहीं, मतलब ई एन प्लस वन हाँ ई एन और प्लस ई वन, एन, ठीक है। ये नोटेशन बता रहा है, हाँ हाँ जी। ये जो है इसका वैल्यू हाफ होगा। मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन, ये जो है दूसरा मेथड है, या इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड भी बोलते हैं या इंटरपोलेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग का क्या रहता है, इसमें भी जो है हम लोग ए और बी जो है दो मान लेते हैं जिनका जो क्या हो, क्या बोलते हैं, जिनका जो वैल्यू हो वो नेगेटिव हो, ठीक है। ये सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो हम लोग बाइसेक्शन में डिवाइड करते हैं इसकी जगह में हम लोग क्या निकालते हैं, इसका जो है ये ग्राफ निकालते जाते हैं, ठीक है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसका जो है वो टेंजेंट निकालते जाते हैं और इससे जो है वो कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो है हम लोग का थोड़ा सा फास्टर होता है। और इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ठीक है, ये जो है उसके क्या बोलते हैं, टेंजेंट के वैल्यू को जो है वो दिखा रहा है।
रूट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस टू इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन एफ एक्स एन। ठीक है, तो ये जो होता है इसका रूट का अप्रोक्सीमेशन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में ए और बी जो है दो मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू नेगेटिव होगा उसे x0 ले लेंगे, और जो वैल्यू पॉजिटिव होगा उसे x1 ले लेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग का होगा, प्रथम सन्निकटन, उसका जो वैल्यू है वो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 माइनस x1 माइनस x0 f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे, f ऑफ x2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सेकेंड क्या बोलते हैं, द्वितीय सन्निकटन। इसके बाद फिर से ये स्टेप को जो है वो दोहराते जाएंगे, तब तक दोहराएंगे जब तक दो वैल्यू जो है वो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन ना आ जाए, तब तक जो है इसको दोहराते रहेंगे। उसके बाद रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इसके लिए जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है ये लीनियर होता है, लेकिन ये जो है फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड होता है। ये जो है बाइसेक्शन मेथड से जो है वो फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये भी जो है वो लीनियर ही होता है। उसके बाद आता है न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। अगर किसी समीकरण का हम लोग को रूट निकालना है तो हम लोग जो है वो न्यूटन रैप्सन मेथड का ही यूज करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि ये जो है सबसे फास्टर है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यू नहीं ज्ञात करते, हम लोग एक ऐसा वैल्यू ज्ञात करते हैं जो एक जो कि मतलब जीरो के सबसे निकट हो, एफ ऑफ, जिसके लिए एफ ऑफ ए का जो मान है वो जीरो के सबसे निकट हो। ठीक है, और उसी को हम लोग ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x0 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये दो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, चाहे कहीं भी हो, इधर हो या इधर हो, ये इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो, लेकिन ये जीरो के जो है जितना पास होगा हम लोग का जो रिजल्ट है वो उतना ही जल्दी आएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस जीरो के पास जो है कोई वैल्यू, मतलब इसके जीरो के पास जो है एक वैल्यू लेने का जो है वो कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो वैल्यू हम लोग का क्या होता है, x0 होता है। ठीक है, इसके बाद एफ डैश एक्स भी ज्ञात करते हैं, इसमें हम लोग को एफ डैश एक्स की भी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो x1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश ऑफ x0 होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू हम लोग का x1 आता है उसका द्वितीय उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है हम लोग का क्या होगा, x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 बटे एफ डैश ऑफ x1। ठीक है, और ये वैल्यू ये जो है हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक जो है xn माइनस वन इक्वल टू xn ना आ जाए। ठीक है, तब जो है हम लोग का ये xn जो है वो रूट होगा। यहाँ पे जो लास्ट में जो वैल्यू आएगा xn, यही जो है वो समीकरण का रूट होगा। ये सभी में जो लास्ट वैल्यू xn आता है ना, वही जो है वो समीकरण का हल होता है। ये xn जो होगा वो समीकरण का हल होगा, यानी समीकरण का जो है वो एक रूट होगा। इसके लिए अगर हम लोग रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखें, ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है क्वाड्रेटिक होता है या फिर ऑर्डर 2 होता है। क्वाड्रेटिक या ऑर्डर 2 का होता है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। इसमें जो फॉर्मूला आता है e की पावर n, e जो है n प्लस वन, और ई एन का यहाँ पे क्या है, इसका ये बताया था, यहाँ पे जो p होता है वही ऑर्डर होता है, यहाँ पे जो है ये 2 आता है और ये जो है उसका वैल्यू है। ठीक है, कंडीशन ये जो है सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंस रखता है, क्वाड्रेटिक या ऑर्डर 2 भी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, इसके कन्वर्ज होने के लिए कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स की स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है ये फॉर्मूला क्या रहता है, वैलिड रहता है, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, ये था हम लोग का रूट निकालना। अब आता है युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन। ये जो इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं, ठीक है,
जिसमें दो तीन इक्वेशन होते हैं, दो तीन वेरिएबल होते हैं। अभी तक के इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था एक्स, अब इसमें तीन वेरिएबल आ जाएंगे, एक्स, वाई और जेड। अगर इस टाइप का इक्वेशन है तब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इन समीकरण को हम लोग साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक है, युगपत समीकरण को आव्यूह के, हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तब देखे हैं कि युगपत समीकरण को जो है हम लोग आव्यूह के पदों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और आव्यूह के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे? ए एक्स इक्वल टू जो है वो बी लिखते, इस टाइप से जो है वो लिखते हैं, जहां पे ए क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स, और बी जो है ये यहाँ पे जो वैल्यू रहता है, ठीक है, वो वाला मैट्रिक्स होता है। जैसे ये हम लोग का एक प्रॉब्लम है, मान लेते हैं। ठीक है, ये a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये जो होता है हम लोग का, ठीक है, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण। अब इसमें देखो, ये जो कोफिशिएंट के लिए एक मैट्रिक्स बना लेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और ये x y z, यहाँ पे d1 d2 d3, ये जो है हम लोग का कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये हो जाएगा, ये वेरिएबल मैट्रिक्स x हो जाएगा, और ये जो है हम लोग का जो भी ये वैल्यू वाला है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला आता है क्रेमर्स रूल। क्रेमर की विधि से जो है वो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? क्रेमर की विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डेल यानी कि जो इसका डिटर्मिनेंट है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, तभी हम लोग क्रेमर्स मेथड से जो है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए जो सॉल्यूशन हम लोग का x होगा, x के केस में क्या करेंगे, इसका जो है परिवर्त ले लेंगे। ठीक है, ये जो है इसका क्या बोलते हैं, परिवर्त ले लेंगे। a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का जो ट्रांसपोज है या a ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, a1 a2 a3 आ जाएगा। ठीक है, b1 b2 b3, रो और कॉलम को जो है वो चेंज कर देंगे, c1 c2 और c3 आ जाएगा। तो ये a1 a2 और a3 जो है इसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे d1 d2 और d3 से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो x का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या जाएगा, d1 d2 d3, उसके बाद b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो भी वैल्यू आएगा वही जो है वो x का वैल्यू होगा। ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा, ये बीच वाले कॉलम को जो है वो रिप्लेस कर देंगे किससे, d से। ठीक है, b से, b जो है हम लोग का उससे रिप्लेस कर देंगे। और जो z का वैल्यू होगा, z के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो कॉलम है जो c वाला है उसको जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो ये हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा, ये y का वैल्यू हो जाएगा, और ये जो है z का वैल्यू हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन या युगपत समीकरण को जो है वो हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, ये होता है क्रेमर्स रूल या क्रेमर्स फॉर्मूला। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, तब जो है इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है x होगा, a वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, d1 d2 d3 से b वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे, d1 d2 d3 से y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, z के वैल्यू के लिए जो c वाला कोफिशिएंट है हम लोग का उसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, और ये जो है हम लोग को z का वैल्यू मिल जाएगा। ये होता है क्रेमर्स मेथड। ये नाम भी जो है आप लोग ना याद रखेंगे, क्योंकि इससे जो रिलेटेड नाम से जो है वो पूछता है कि ये जो मेथड है वो उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। ठीक है, दो तीन बार ऐसा क्वेश्चन जो है सेट में आ चुका है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो है a x इक्वल टू b है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों साइड हम लोग a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, a इनवर्स, और यहाँ भी a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आई हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और x का जो वैल्यू है हम लोग को क्या मिल जाएगा, a इनवर्स b। अगर हम लोग a इनवर्स ज्ञात कर लें और उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हम लोग को जो है वो x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है इसमें हम लोग इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। उसके बाद आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है,
गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसे इचेलॉन फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, एचेलॉन फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, ठीक है। एचेलॉन फॉर्म क्या होता है, इसे जो है ऊपर त्रिकोणीय आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो है वो बदल देते हैं। जैसे ये जो है ए, इसका जो एचेलॉन फॉर्म होगा ए डैश, ये कैसा होगा, इस टाइप से होगा, D1 D2 D3 F1 F2 D1, मतलब ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है उसके ऊपर के जो एलिमेंट है वही नॉन जीरो होंगे और ये बाकी बाकी ये जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एचेलॉन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग एचेलॉन फॉर्म ज्ञात कर लेते हैं, आवाज आ रही है अभी? यस सर, लेकिन इको ऑन है लग रहा है। हाँ हाँ, अभी नहीं होगा। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वो लोगो दिख रहा है कि अभी दिखा क्या सिटीजन? हाँ अब दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। तो ये इक्वेशन को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का? हाँ, D1 x प्लस D2 y प्लस DZ D3 Z इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे भी D1 D2, इसको कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, इसको E ले लेते हैं, E1 E2 E3 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों वो D हो गया, E3 ये D1 आ जाएगा, ठीक है। F1 y प्लस F2 Z इक्वल टू क्या आ जाएगा? D2 आ जाएगा, और G1 Z इक्वल टू क्या आ जाएगा? D3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग Z का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? D3 बाई क्या बोलते हैं G1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे Z का वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ Y बचेगा, Y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से Z और Y का वैल्यू मिलने के बाद यहाँ से X का वैल्यू जो है वो
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं तब इसका ये बेनिफिट हम लोग को होता है। तो इस टाइप से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैट्रिक्स को जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होता है उसे हम लोग इचेलन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद आता है मैट्रिक्स का इनवर्स या आइगन वैल्यू निकालना। ये क्या था, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन युगपत समीकरण को सॉल्व करने का जो है वो मेथड था। कौन कौन सा, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और ये क्रेमर्स रूल। ठीक है, ये एक्स वाई जेड का जो है वो वैल्यू ज्ञात करने के लिए था। अब देखते हैं कि आइगन वैल्यू और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मेथड का नाम दे दिया रहता है और ये पूछता है कि ये जो मेथड है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो मेथड है वो आखिर किस लिए है। जैसे कि अभी जो हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वो युगपत समीकरण को हल करने वाला था। ठीक है, अभी भी मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे या फिर आइगन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जो मेथड पढ़ेंगे उसमें हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन और मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए जो है वो मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से आता है गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग जो है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए के साथ जो है एक सारणिक में ना ए लिखते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें जो है सारणी का जो भी है संक्रिया लगाते हैं और सारणी का संक्रिया लगा के ए को जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। ठीक है, ए को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें चेंज होगा वही जो है हम लोग का ए इनवर्स हो जाएगा, जो गॉस जॉर्डन मेथड होता है। ठीक है, ये जो है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम जो होता है उसे भी हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है, ये भी एक नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है नाम याद रखेंगे। इसमें इस मैट्रिक्स को जो है वो दो मैट्रिक्स, एक जो मैट्रिक्स ए है जिसका इनवर्स निकालना है उसको दो मैट्रिक्स एल और यू में जो है वो अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो है लोअर ट्रायंगुलर एल जो होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और इसका डायगोनल का एलिमेंट जो होता है वो एक होता है। ठीक है, और यू जो होता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें इतना ही याद रखिए। उसके बाद एक आता है पार्टीशन मेथड, ये भी जो है आइगन वैल्यू निकालने से रिलेटेड है। ये क्या बोलते हैं, मैट्रिक इन्वर्जन इनवर्स मैट्रिक्स निकालने से जो है वो रिलेटेड है। उसके बाद एक इटरेटिव मेथड आता है। ठीक है, उसके बाद आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये जो है आइगन सदिश और आइगन वेक्टर का निकालने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। एक आता है पावर मेथड। ठीक है, नाम याद रखेंगे पावर मेथड। इसका जो यूज है वो सबसे बड़ा जो आइगन मान होगा, ठीक है, लार्जेस्ट आइगन मान और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो है वो पावर मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पावर मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो आइगन मान होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो आइगन सदिश होगा, इन दो चीजों को जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें, पावर मेथड में। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक जो इनिशियली एक वेक्टर ले लेते हैं 1 0, इसे जो है हम लोग आइगन वेक्टर मानते हैं। ठीक है, और इसके संगत आइगन वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स को इसमें ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 कर देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा ये जो है इसका पहला अप्रोक्सीमेशन होगा आइगन वैल्यू के लिए और ये जो है आइगन वेक्टर के लिए। इसी टाइप से इसको बार बार करते जाएंगे।
तो ये जो है हम लोग को लास्ट में मिलेगा ये। उसके बाद आता है जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड भी जो है वो आइगन वैल्यू और क्या बोलते हैं आइगन मान निकालने से रिलेटेड है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा जो है वो सममित आव्यूह, ऐसे आव्यूह को इसके द्वारा हम लोग आइगन वैल्यू आइगन मान निकाल सकते हैं जो क्या हो, सममित हो, साइमेट्रिक हो। ठीक है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ही इस मेथड का जो है हम लोग यूज कर सकते हैं और इसमें जो है आइगन मान तथा आइगन सदिश ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में आव्यूह को एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी के द्वारा विकर्णीकरण कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो आव्यूह ए है उसका संगत जो है विकर्ण आव्यूह ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पे ये जो बी होता है, ठीक है, बी का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बताया था कि ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी बना लेंगे। अब यहाँ पे ये बी बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालेंगे, tan 2 थीटा इक्वल टू 2ai माइनस a जे। ठीक है, ये जे है, डैश नहीं है, ए जे। इस वैल्यू से जो है हम लोग थीटा का मान ज्ञात करेंगे। थीटा का वैल्यू इस यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग को बी का जो है वो वैल्यू मिल जाएगा और बी का वैल्यू मिलने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करके ये जो है वैल्यू डी का वैल्यू निकाल लेंगे और डी डायगोनल, ये जो है डायगोनल मिल जाएगा, इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी जो है वो जीरो होगा। तो इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, ये जो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वही जो है इसके आइगन वैल्यू होंगे। ठीक है, ये 2x2 के लिए था। 3x3 के लिए मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और बाकी 0 0 0 0 और विकर्ण में कॉस थीटा के साथ जो है वो 1 और 1 होगा। कॉस थीटा और विकर्ण में जो है वो कॉस थीटा 1 1 1 1 1 और लास्ट में कॉस थीटा। ठीक है, अगर 4x4 के लिए आ गया और यहाँ पे क्या रहेगा, इस कोंटे में साइन थीटा, इस कोंटे माइनस साइन थीटा, इस कोंटे में साइन थीटा। ये जो है हम लोग का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना। ठीक है, कौन कौन सा मेथड यूज होता है, कैली हैमिल्टन, पावर मेथड और हम लोग का जैकोबी मेथड। ठीक है, ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए। अब हम लोग देखते हैं फाइनाइट डिफरेंस, परिमित अंतर। अंतर मतलब जो हम लोग के पास जो वेरिएबल्स रहेंगे उनमें जो है वो या फिर जो डाटा रहेगा, ठीक है, उस डाटा के बीच में जो है वो कितना अंतर है, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। और फाइनाइट डिफरेंस जो है वो तीन तरह से निकाले जाते हैं। एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस या फिर इसे हम लोग बोलते हैं अग्र अंतर। इसे जो है डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, इस मेथड में, इस विधि में दो चरों के मध्य अंतर को निम्न प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, जो चरों के बीच में जो अंतर है उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, y1 माइनस y0 अगर हम लोग अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि हम लोग को जो है वो डाटा दिया हुआ होगा, x का वैल्यू दिया हुआ होगा x0 x1 x2 से लेके xn तक। ठीक है, y का वैल्यू दिया हुआ होगा y0 y1 y2 से लेके yn तक, ये जो डाटा है वो दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर हम लोग y1 माइनस y2 निकालते हैं, y1 माइनस y2 निकालते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं अग्र अंतर। मतलब ये सभी में ये y1 माइनस y2 ही रहेगा। अगर हम लोग इस नोटेशन का यूज करते हैं, इस डेल का यूज करते हैं, तब इसे हम लोग लिखेंगे y0। y1 माइनस y0 को क्या लिखेंगे, डेल y0। ये डेल y1 मतलब y2 माइनस y1। ठीक है, या फिर इसको हम लोग, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डेल yr इक्वल टू डेल r प्लस 1 माइनस डेल r हो जाएगा। मतलब ये जो माइनस है, ये जो माइनस में जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को जो है यहाँ पे लिखेंगे डेल yr में। ठीक है, इसे प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डर अग्रांतर बोलते हैं। ठीक है, अग्रांतर बोलते हैं। इसे जो है निम्न प्रकार से लिखा जाता है, जैसे सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर था, सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और डेल 2 yr का जो वैल्यू है वो डेल, यहाँ पे क्या बोलते हैं, yr प्लस 1 yr था,
यहाँ पे क्या होगा, डेल, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस निकाले हैं, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंस का जो डिफरेंस निकालेंगे वो हम लोग का हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। इसे जो है सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे ये P है तो ये क्या हो जाएगा, डेल P माइनस वन वाई आर प्लस वन माइनस डेल P माइनस वन वाई आर। ये जो है हम लोग का P ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद आता है बैकवर्ड डिफरेंस या पक्ष अंतर। बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, इसे जो है उल्टा डेल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये उल्टा डेल, ठीक है, इसे उल्टा डेल द्वारा जो है वो व्यक्त किया जाता है। और इसमें जो अंतर है वो निम्न प्रकार से दिया जाता है। इसे जो है हम लोग ये उल्टा डेल लिखे, अगर ये y1 माइनस y0 का डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तब इसे लिखेंगे उल्टा डेल और साथ ही साथ ये y1 लिखेंगे। मतलब अब जो ये पहले वाला था यहाँ पे आएगा, ठीक है। डेल y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। देखो वैल्यू सेम है, दोनों का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। लेकिन इसे हम लोग यहाँ पे जो है ये नोटेशन अलग यूज किए हैं, ये उल्टा डेल यूज किए हैं, यहाँ पे ये सीधा डेल यूज किया है, ठीक है। ये जो डेल होता है इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये जो उल्टा डेल होता है इसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, पक्ष अंतर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो जो वैल्यू पहले होगा, ठीक है, उसमें हम लोग उसका जो डेल के साथ जो है वो वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है ये? यानी कि डेल वाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था, डेल वाई आर इक्वल टू वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर था, ठीक है, ये माइनस में था वाई आर, और यहाँ पे जो वाई आर है वो कहाँ पे है, प्लस में है या फिर सामने है, ठीक है। अगर पी ऑर्डर का देखें तो ये पी डेल पी माइनस वन वाई आर माइनस डेल पी माइनस वन वाई आर माइनस वन, ठीक है। ये डेल पी को हम लोग बोलेंगे पी ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये सब ऑपरेटर है, ठीक है, और इस ऑपरेटर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो होता है बैकवर्ड डिफरेंस होता है। डेल पी माइनस वन क्या है, पी माइनस वन ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस है। उसके बाद आता है सेंट्रल डिफरेंस, या इसे मध्य अंतर या केंद्रीय अंतर भी ऐसा कुछ बोलते होंगे, ठीक है, ये मध्य अंतर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, इसे जो है ये डेल से जो है वो व्यक्त किया जाता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, डेल वाई, यहाँ पे y माइनस y1 माइनस y0 यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, डेल y हाफ लिखेंगे, ठीक है। ये हाफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाँ, जैसे ये देखो yn माइनस वन और yn माइनस वन को कैसे लिखेंगे, डेल n माइनस हाफ, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसका हाफ, इससे जो है हाफ कम होगा और इससे जो है हाफ ज्यादा होगा, ठीक है, डेल yn माइनस हाफ। तो यहाँ पे ये जो है हम लोग का ये सेंट्रल डिफरेंस को इस टाइप से लिखेंगे, डेल वाई एन माइनस वन एन माइनस हाफ का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वाई एन माइनस वन, ठीक है। इसे फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस बोलते हैं। पी ऑर्डर का क्या हो जाएगा, डेल पी वाई आर माइनस हाफ इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो आर और इसमें माइनस वन, ठीक है, आर माइनस वन। ये जो होता है हम लोग का डेल ऑपरेटर होता है। इसके अनुसार स्पष्ट है कि जो y1 माइनस y0 का जो वैल्यू होता है उसे हम लोग डेल y0 लिख सकते हैं, या उल्टा डेल y1 लिख सकते हैं, या फिर सेंट्रल डिफरेंस वाला डेल y हाफ लिख सकते हैं। एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन इसका जो नोटेशन है वो क्या है, अलग अलग है। ये नोटेशन अलग अलग होने का रीजन ये है कि इसमें जब हम लोग आगे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो इसके टर्म में अलग फॉर्मूला यूज होता है, इसके टर्म में अलग फॉर्मूला यूज होता है, और इसके टर्म में जो है वो अलग फॉर्मूला यूज होता है।
ठीक है, इसीलिए ये जो है 3 नोटेशन यूज किया जाता है। ये याद रखेंगे, ये डेल, ये उल्टा डेल, और ये हम लोग का क्या है, डेल। ये जो डेल वाई आर का वैल्यू होता है वो उल्टा डेल वाई आर प्लस 1 का वैल्यू होगा, और डेल में आर माइनस हाफ का वैल्यू होगा। ठीक है, ये रिलेशन जो है आप लोग याद रखेंगे। ये तो क्या बोलते हैं, अगर इसको हम लोग फलन में ऑपरेट करें, ठीक है, तो डेल डेल एफ, अगर ये एफ ऑफ एक्स में इस ऑपरेटर को हम लोग क्या करें, ऑपरेट करें, तब हम लोग को क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, और अगर उल्टा डेल एफ ऑफ एक्स में इसको ऑपरेट करें तो ये होगा एफ ऑफ एक्स माइनस, ये माइनस है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा ये। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा। ठीक है, डेल का जो वैल्यू है, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, ये जो है फंक्शन में इस तरह से जो है हम लोग ऑपरेट करते हैं इन संकारक को। अगर आपको फंक्शन दे देगा और डेल का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तब ये वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इस डेल का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तब आपको ये जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद एक नोटेशन आता है फैक्टोरियल नोटेशन। किसी चर x को फैक्टोरियल का फैक्टोरियल जो है वो निम्न, जैसे हम लोग नॉर्मल फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 2, ऐसे ही किसी चर x का r ऑर्डर का जो क्या बोलते हैं फैक्टोरियल होगा, वो क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 से लेके x माइनस r माइनस 1 तक। ठीक है, यहाँ पे r माइनस 1 का वैल्यू जो भी होगा, जैसे अगर हम लोग क्या निकालना चाहें, अगर हम लोग निकालना चाहें कि ये x की पावर 3 जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो माइनस है कहां तक जाएगा, r माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 तक जाएगा। तो x लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे और x माइनस 2। तो ये जो है x ये ब्रैकेट में फैक्टोरियल x हो जाएगा अप टू 3। ठीक है, 3 तक जो है ये ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तीन ऑर्डर का जो है वो क्या बोलते हैं, ये फैक्टोरियल हो जाएगा। इस टाइप से लिखेंगे। तो फैक्टोरियल x की पावर अगर r है, ठीक है, तो ये क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 से लेके x r माइनस 1 तक जो है ये रहेगा। अगर 1 हो तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1। ठीक है, x माइनस 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 0 तक जो है ये रहेगा। r माइनस 1 तक लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, यह सूत्र, ये जो फॉर्मूला था वो उसमें ये दिया हुआ होगा कि अंतराल जो है वो क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग अंतराल में भी जो है हम लोग फैक्टोरियल ले सकते हैं। अगर अंतराल 1 है तब ये इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर अंतराल h दिया गया है कि h अंतराल में जो है इसका फैक्टोरियल निकालो, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे वगैरह h जो है वो नोटेशन में दिया रहता है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस h, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2h से लेके x माइनस r, x माइनस r माइनस 1 h तक। ठीक है, इसे, ये जो वैल्यू है इसे हम लोग फैक्टोरियल बहुपद या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि ये भी जो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये एक पॉलिनोमियल ही आएगा। ये x x x, तो यहाँ पे भी x, ये x की पावर जो है वो r आ जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता है, यहाँ पे जो है x का वैल्यू वही आता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये x है, ये x है, ये x है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब आएगा सबसे पहला टर्म, तो ये जो है एक पॉलिनोमियल आएगा। उसके बाद x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, उसके बाद x वाला टर्म आएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, -1, और ये -2 का मल्टीप्लीकेशन, लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -0 है, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जो है वो 0 आएगा। तो ये इस टाइप से जो है हम लोग का रहता है फैक्टोरियल नोटेशन। हाँ, एक चीज याद रखेंगे कि हाँ, कोई भी जो हम लोग का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, कोई नॉर्मल अगर हम लोग को फलन f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, f ऑफ x दिया हुआ है, तो इस f ऑफ x को
इसमें एक पेज छूट गया है लग रहा है। हाँ ये है देखो। किसी भी बहुपद को, पोलिनोमियल को जो है हम लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए वन एक्स ए जीरो है, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या है, बी फैक्टोरियल ऑफ एक्स एन, बी एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ एक्स एन माइनस वन, इस टाइप से जो है इसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। और अगर किसी पोलिनोमियल को हम लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, तब जो डेल ऑपरेटर है वो नॉर्मल हम लोग का क्या हो जाएगा, अवकलन ऑपरेटर की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग किसी फलन को क्या लिखे हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखे हैं, तब ये जो ऑपरेटर डेल है, ठीक है, ये नॉर्मल अवकलन बन जाएगा, ठीक है। जैसे x की पावर n का अवकलन क्या होता है हम लोग का, dn बाई डी एक्स की पावर n, ये n का फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। हाँ, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का जो वैल्यू है वो n x की पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही डेल x की पावर n जो है वो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल ऑफ x n माइनस वन, ठीक है। अगर इसका n बार अवकलन करेंगे तो डेल n x की पावर n क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और डेल n प्लस वन एक्स की पावर n का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो यहाँ पे n प्लस वन है और पोलिनोमियल कहाँ तक है, n तक है। जब भी ऐसा होता है कि इसका जो ऑर्डर है वो ज्यादा हो जाए इससे, तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। अगर कभी भी डेल r दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो n दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमेशा जीरो होगा r इज ग्रेटर देन n के लिए, ठीक है। इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा अगर r इक्वल टू n है, और इक्वल टू जो है कोई फलन होगा अगर r इज फंक्शन ऑफ x होगा, अगर r इज लेस देन जो है वो n है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोग याद रखेंगे। अगर डेल ए एक्स प्लस बी की पावर n है तो ये क्या आ जाएगा, n एन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो अगर हम लोग का जो नोटेशन है वो फैक्टोरियल नोटेशन में है, कोई भी फलन जो है वो फैक्टोरियल नोटेशन में है, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन में है, तब जो हम लोग का ये जो फलन है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल जो है वो अवकलन बन जाएगा। ये जो होता है ये अवकलन ही होता है, ठीक है, ये जो है अवकलन का ही क्या बोलते हैं एक रूप है, ठीक है, डेल। तो यहाँ पे आप लोग इससे जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है किस तरह से हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ ए फैक्टोरियल नोटेशन, एक फैक्टोरियल का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर माइनस एन इक्वल टू, ये इस टाइप से लिखेंगे, वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस एक्स, एच एक्स प्लस टू एच, और एक्स प्लस एन एच तक, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसका जो अवकलन है माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन का अवकलन क्या होता है, माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन होता है ना, सेम डेल एक्स माइनस
क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस एन x की पावर माइनस एन प्लस वन बटे माइनस एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो मैं बता दिया कि जो किसी भी बहुपद को जो है हम लोग फैक्टोरियल के नोटेशन में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि फलन एफ ऑफ एक्स फैक्टोरियल फॉर्म में है तो संकारक डेल जो है वो अवकलन या अवकलन के समान होता है। ठीक है, ये जो संकारक होगा वो क्या होगा, अवकलन के समान होगा। और अगर ये जो है फैक्टोरियल फॉर्म में है तो ये जो डेल इनवर्स है ये समाकलन के समान होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बाद कुछ और ऑपरेटर के बारे में देखो, जो हम लोग का सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये होता है शिफ्ट ऑपरेटर ई। ठीक है, ई को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। और किसी फलन एफ ऑफ एक्स में अगर ई को हम लोग ऑपरेट करते हैं तब क्या जाता है, एफ एक्स प्लस एच, एच ऑर्डर का। ठीक है, ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आता है, एफ एक्स प्लस एच। वहां पे जो एक्स होगा, फलन में जो एक्स होगा, ठीक है, वहां पे हम लोग एक्स प्लस एच रख देंगे, ये होता है ई। ठीक है, या फिर इसको वाई ई प्लस ई वाई आर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या आ जाएगा, वाई आर प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको दो बार ऑपरेट करें तो यहाँ पे 2h आ जाएगा, n बार ऑपरेट करें तो यहाँ पे nh आ जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस एच, एफ ऑफ x माइनस एच हो जाएगा। ये होता है हम लोग का शिफ्ट ऑपरेटर। उसके बाद एक आता है एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू। ठीक है, एवरेजिंग ऑपरेटर क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स माइनस एच का एवरेज 1/2। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एवरेजिंग ऑपरेटर। ये इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसका जो रिलेशन है, जो ऑपरेटर का जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑपरेटर का रिलेशन क्या, जो डेल होता है हम लोग का, उसका जो वैल्यू होता है वो e माइनस वन होता है। ठीक है, डेल का जो वैल्यू है वो क्या होता है, e माइनस वन। ये जो फॉर्मूला है आप लोग याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी बहुत सारा हम लोग करेंगे। डेल का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस ई माइनस वन। और ये सब प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ चुका है। ठीक है, सेट में ये जो उल्टा डेल है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस ई इनवर्स होता है। ठीक है, उल्टा डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई इनवर्स हो जाएगा। जो डेल है इसका वैल्यू होगा ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ हो जाएगा। जो म्यू है इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ ई प्लस हाफ प्लस ई माइनस हाफ। ठीक है, तो ये जो है जो चारों ऑपरेटर हम लोग पढ़े हैं उनका ई ऑपरेटर से रिलेशन है। उसके बाद एक और जो आता है वो है इंटरपोलेशन टॉपिक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अंतर्वेशन बोलते हैं हिंदी में।
किसी दिए गए फलन एफ ऑफ एक्स का दिए गए आंकड़ों के मध्य किसी स्वतंत्र चर एक्स जीरो के मान के लिए एफ ऑफ एक्स जीरो की गणना करना अंतर्वेशन कहलाता है। मतलब आया समझ में? देखो, हम लोग को जो है वो डाटा दिया हुआ होगा इस टाइप से, एक्स का जो है वो वैल्यू दिया है एक्स वन एक्स टू एक्स एन, वाई का जो वैल्यू दिया है वाई वन से लेके वाई एन तक, इस टाइप से वैल्यू दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर ये जो डाटा एक्स वन से लेके एक्स एन के बीच में अगर हम लोग को कोई वैल्यू निकालना पड़ा, ठीक है, अगर एक्स जीरो दिया होगा तो एक्स जीरो ले लेंगे, एक्स जीरो से लेके इसके बीच में अगर कोई वैल्यू निकालना पड़ा तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। आवाज आ रहा है? ठीक है, इंटरपोलेशन या अंतर्वेषण बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग को क्या करना रहता है कि जो भी रेंज हम लोग को दिया गया है, इस रेंज के अंदर अगर कोई वैल्यू ज्ञात करना हो तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जो जिसका वैल्यू ना दिया गया हो, ऐसा किसी का अगर वैल्यू ज्ञात करना हो तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, जबकि प्रदत्त आंकड़ों के बाहर किसी एक्स ई के लिए एफ ऑफ एक्स ई की गणना करना हो तो इसे बहिर्वेशन या एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग को जो रेंज दिया गया है डाटा का, इसके बाहर अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करना हो तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन बोलेंगे। ठीक है, ये जो है दो प्रोसेस होता है, इंटरपोलेशन और
क्या बोलते हैं, ये याद रखेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये होता है, और न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो ये होता है। इसके लिए जो अन्य फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज किया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला रहता है। स्टिलिंग फॉर्मूला जो रहता है वो भी इंटरपोलेशन के लिए यूज किया जाता है। बेसल फॉर्मूला करके रहता है, ठीक है, ये भी जो है वो इंटरपोलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है हम लोग का लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, लैग्रांज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये जो है हम लोग का लैग्रांज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, ठीक है। लैग्रांज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो y0 है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो है हम लोग x0 लिखेंगे, और ऊपर जो है x में जो ये x वैल्यू हम लोग को दिया हुआ होगा, x माइनस x1 ले लेंगे, x माइनस x2, यहाँ पे x माइनस x0 नहीं लिए हैं, ठीक है। x माइनस क्या बोलते हैं x2 ले लेंगे, x माइनस xn, और उसके बाद x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस xn ले लेंगे। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस x0 है, लेकिन क्या नहीं है, x माइनस x1 नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y1 है, ठीक है, ये y1 है, तो जो x1 है वो नीचे आएगा, ठीक है, x1 जो है वो नीचे आएगा। ये x माइनस x0, x माइनस x2 से लेके x माइनस xn तक, और x1 जो है वो नीचे आएगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस xn, ये सब वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पे yn है तो xn जो है वो नीचे आएगा, और यहाँ पे x माइनस x0, x माइनस x1 सब रहेगा x माइनस n माइनस वन तक, लेकिन x माइनस वन n जो है वो नहीं रहेगा, और यहाँ पे x माइनस n माइनस x0, x माइनस वन माइनस, ये n है, ठीक है, n माइनस x2 और xn माइनस xn माइनस वन, ठीक है। ये जो है हम लोग का लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरपोलेशन में इतना ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नहीं पूछा है उतना ज्यादा। उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अवकल समीकरण को जो है वो न्यूमेरिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो फलन है हम लोग को दिया हुआ होगा, प्रॉब्लम जो है वो इस टाइप से दिया हुआ होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई का कोई फलन दिया हुआ होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, और एक कंडीशन दिया हुआ होगा, इनिशियल कंडीशन की y(x0) का जो वैल्यू है वो y0 होगा, ठीक है, ये एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ होगा। न्यूमेरिकल मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो इनिशियल कंडीशन है ये मस्ट है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन दिया ही होना चाहिए, और इनिशियल कंडीशन दिया होगा तभी हम लोग किसी भी मेथड को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि पिकार्ड मेथड, ठीक है। पिकार्ड का जो मेथड होता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का फर्स्ट ये nth अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है, y n इक्वल टू y0 प्लस 0 टू x f ऑफ x y n माइनस वन डी एक्स, ठीक है। y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ x0 y0 dx हो जाएगा। यहाँ पे देखो y0 का वैल्यू हम लोग को पता है, x0 का वैल्यू पता है, y0 का वैल्यू पता है, ठीक है। ये x0 y0 का जो वैल्यू है इस f ऑफ x y में x और y की जगह में रख देंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा ये जो है वही वैल्यू है f ऑफ x0 y0। अब इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, 0 से लेके x तक, तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो हम लोग का y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे जो है वो y1 का यूज करेंगे, ठीक।
से ये करते जाएंगे और वाई एन जो nth अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा, वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू एफ एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन एच और यहाँ पे वाई एन माइनस वन। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का यूरल्स मेथड का फॉर्मूला है। मॉडिफाइड यूरल्स मेथड क्या होता है, मॉडिफाइड यूरल्स मेथड में वाई वन जो है ये है हम लोग का, ठीक है, और उसके बाद जो y2 होता है, y2 हम लोग का क्या होता है h/2, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे y1 प्लस है, ठीक है, y1 प्लस h/2 f अब x0 प्लस h/1 और ये क्या आ जाएगा x0 प्लस 2h। हाँ ये y2 ऐसे कैलकुलेट करते हैं y1 प्लस n x2 प्लस h और ये y1, ठीक है, तो ये जो है हम लोग का y2 का वैल्यू है और y2 जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये दूसरा y2 है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं। ये मतलब फॉर्मूला जो है यही एग्जैक्ट होगा, लेकिन उससे पहले ये एक चीज जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे रखते हैं y2 का वैल्यू, तब ये जो है हम लोग को सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो है वो मिलता है, ठीक है, तो ये है हम लोग का मॉडिफाइड यूरल मेथड। इसके बाद रंच मेथड, ठीक है, रंच मेथड में क्या था हम लोग का, y1 इक्वल टू y0 प्लस के, तो आर ऑर्डर है, ये होता है आरके मेथड या फिर आरके मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें y इक्वल टू क्या वैल्यू क्या होता है 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, जहाँ पे k1 का वैल्यू क्या होता है h f x0 y0, k1 का वैल्यू क्या होता है x0 प्लस हाफ k1 प्लस हाफ y0 k1 प्लस हाफ, सॉरी हाफ k1, ठीक है, k3 इक्वल टू क्या होता है h f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 और k4 का वैल्यू क्या होता है h f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3, ठीक है, और इन चारों का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो k का वैल्यू मिल जाता है, k का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तब ये जो है हम लोग को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलता है, ठीक है, तो ये है आर के मेथड। इसमें जो आर के मेथड है यही जो है वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हम लोग का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस टाइप से जो है हम लोग को प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, ठीक है, आई इक्वल टू ए से लेके बी तक एफ ऑफ डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो फलन है उसका समाकलन करना है और इसके लिए जो है वो डाटा दिया हुआ होगा, एक्स का वैल्यू जो है वो x0 x1 xn होगा और y का जो वैल्यू है वो y0 y1 और yn होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये मानेंगे कि जो x क्या बोलते हैं, जो पहला जो वैल्यू है वो x0 है, दूसरा वैल्यू जो है वो x1 है, वो x0 प्लस h है, ठीक है, x2 जो है वो x0 प्लस 2h है, जहाँ पे h क्या है कोई भी दो वैल्यू का डिफरेंस xr माइनस 1, ठीक है, और इस समाकलन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
जो पहला वैल्यू होगा वो हम लोग का a होगा और जो लास्ट वाला वैल्यू होगा वो हम लोग का क्या होगा, b होगा। ठीक है, और b का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, x0 प्लस n h के बराबर होगा। जहाँ पे n क्या है, n जो है वो इंटरवल है, नंबर ऑफ इंटरवल, इंटरवल की संख्या है। ठीक है, अंतरालों की जो है वो संख्या है। ये xn इक्वल टू बी और x0 इक्वल टू a। आई का जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x0 से x0 प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको जो है तीन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला। ट्रेपेजोइडल रूल क्या है, आई इक्वल टू एच बाई टू वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस टू, उसके बाद जो भी बच गया। ठीक है, वाई जीरो वाई एन को एक साथ लिखेंगे और उसके बाद जो भी बचेगा उसको दो के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें जो इरर रहता है वो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर रहता है। ठीक है, एच स्क्वायर के टर्म में जो है वो इरर आगे बढ़ता है। उसके बाद आता है सिम्पसन वन थर्ड फॉर्मूला। सिम्पसन वन थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एच बाई थ्री, वन थर्ड है तो एक बटे तीन तो होगा, वाई जीरो प्लस वाई एन ये सभी में रहेगा, वाई जीरो प्लस वाई एन जो फर्स्ट वाला टर्म और जो लास्ट वाला टर्म है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद जो बचा उसमें जो ऑड टर्म है उसको चार के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ के चार के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इवन टर्म है उसको जोड़ के दो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये होता है हम लोग का सिम्पसन वन थर्ड फॉर्मूला। इसमें जो इरर होता है वो h की पावर 4 के टर्म में आगे बढ़ता है। ठीक है, सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला, इसमें 3/8 होगा h इंटू वाई जीरो प्लस वाई एन रहेगा सभी में। उसके बाद ऐसे टर्म जो तीन से, जैसे y3 y6 और y9 को दो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो भी बचा y1 y2 y4 y3 जो ऐसे टर्म जिनका जो ये गुणांक है वो तीन से डिवाइड ना हो। ठीक है, इन्हें हम लोग तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये लिखने से पहले आप लोग सबसे पहले तो ये लिखेंगे y0 प्लस वाई एन जो लास्ट का वैल्यू है और जो पहला वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, और इसमें जो हम लोग का इरर होगा वो h की पावर 5 के टर्म में जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, ये है हम लोग का सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला। तो ये है हम लोग का न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो है इतना ही चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट से भी थोड़ा सा ज्यादा है। अभी जो है हम लोग क्या बोलते हैं 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो क्लास होगा वो होगा 2:40 को। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।